इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जियांग उस डेमन क्लाउड के आदमी के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन वो डेमन क्लाउड का आदमी उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला उस डेमन क्लाउड के आदमी के ऊपर कर देते हैं। लेकिन उस डेमन क्लाउड के आदमी को उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो डेमन क्लाउड का आदमी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को गले से पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग किंग वन शॉर्ट सेट के डिसाइपल हो और तुम्हारा जो शॉर्ट टेक्निक है वो इतनी ज्यादा कमजोर है। मैं इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन अब तुम्हारे मरने के बारी आ चुकी है। इतना कहने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी उन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से हमारा हुआ चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, शायद तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। हुआ को वहां पर देखने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके इतने ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ होता। फिर वो डेमन क्लाउड का आदमी हमारे हुआ से कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं इन दोनों को निपटा लूंगा तो उनके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये सुनने के बाद जियांग काफी डर जाता है और वो हुआ से कहता है कि जूनियर ब्रदर हमारी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो उस डेमन क्लाउड के आदमी से कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पूछना चाहता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो डेमन डिसाइपल माउंटेन और रिवर के जो मैप है उसके अंदर घुसे है। हुआ को इतना शांत देखने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी अपने मन में कहता है कि वो अभी सिर्फ स्पिरिचुअल पैलेस रियलम पर है, लेकिन वो इतना शांत कैसे हो सकता है? क्या उसने किसी तरह की चाल चली है या फिर वो किसी तरह की ट्रिक खेलने वाला है? फिर डेमन क्लाउड का आदमी हुआ से कहता है कि हाँ हम दोनों आए, लेकिन वो मेरे जितना पेशेंस नहीं है। मुझे लगता है कि उसने कब का ही तुम्हारे दो डिसाइपल्स को मार दिया होगा। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कितनी है? ये सुनने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी हमारे हुआ से कहता है कि तुम्हें बताने में कोई भी हर्ज नहीं है। हालांकि हम दोनों पर्पल पैलेस रियलम के 9th स्टेज पर है, लेकिन हमारी ताकत में काफी ज्यादा गैप है। ये सुनने के बाद हुआ कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ को इतना शांत देखने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी पागल हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें अपनी सिर्फ चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद हुआ अपने पास से कुछ तालिस्मान निकलकर जब वो लड़ाई कर रहे होते तब हुआ ने वहां पर चुपचाप से एक फॉर्मेशन लगा दिया होता है। जैसे ही हुआ उस तालिस्मान को बाहर निकालकर उसे एक्टिवेट कर देता है, वैसे ही वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर उस डेमन क्लाउड का आदमी कैद हो जाता है। लेकिन उस फॉर्मेशन से उस डेमन क्लाउड के आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हुआ से कहता है कि हालांकि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि मेरे साथ तुम्हारे दो सीनियर ब्रदर्स भी इस फॉर्मेशन के अंदर कैद है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपनी चुटकी बजाता है, जिसके वजह से वो दोनों उस फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होकर हमारे हुआ के पीछे आ जाते हैं। उन दोनों को बाहर निकालने के बाद हुआ उन दोनों को लेकर वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके उन हमले से उस फॉर्मेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद वो डेमन क्लाउड का आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में हुआ से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढकर तुम्हें एक चींटी की तरह मसल दूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें उस मैप के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डेमन क्लाउड के लोग अभी भी उस टूटे हुए फॉर्मेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो ठीक करने में काफी ज्यादा समय लग रहा होता है। और हमें हॉल लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि वो भी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छी बात है, हमने उस फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए तबाह कर दिया है। उन्हें वो फॉर्मेशन ठीक करने के लिए कम से कम 12 घंटे लगेंगे, जिसके वजह से हम मदद आने का इंतजार कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लीडर अपने मन में कहते हैं कि 10 घंटे हमारे लिए काफी हो जाएंगे। अब किंग वन शॉर्ट सेट का जो फ्यूचर है वो तुम पांचों के हाथों में है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से मैप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से मैप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ उन दोनों को लेकर काफी दूर एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है। वहां पर आने के बाद जियांग हुआ से कहता है कि जूनियर ब्रदर तुमने अभी अभी क्या किया? तुमने पर्पल केओस रियलम के 9th स्टेज वाले कल्टीवेटर को वहां पर कैद कैसे किया? ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम उस बारे में पूछ रहे हो, जो तालिस्मान था वो पैट्रिक ने मुझे गिफ्ट में दिया था और अच्छी बात है कि वो हमें इस समय पर काम आया। अब उन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। पैट्रिक ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था, उसमें मुझे बताया था कि जो जावरुई है वो डेमन सेट का एक स्पाई है। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हुआ उनसे कहता है कि हम पांचों ही अब किंग वन शॉर्ट सेट का फ्यूचर है, हम ही उन्हें बचा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा तो हो चुके होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो जावरुई को नहीं छोड़ेंगे। तभी वो हरे बालों वाला डिसाइपल कहता है कि शेन युआन ने हमसे कहा था कि एक और डेमन कल्टीवेटर पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में एंटर हुआ है। अगर वो जूनियर सिस्टर जियांग के पास पहुंच गया तो हमें जल्दी से जाकर उन्हें बचाना होगा। उन्हें इस तरह से भागता हुआ देखकर हुआ उनसे कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी तुम एक डेमन कल्टीवेटर से लड़कर आए हो, तुम्हारी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ, खाना खाओ और थोड़ा सा आराम करके फिर जाओ। ये सुनने के बाद जियांग चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम हमें आराम करने के लिए कह रहे हो, जो कि हमारी जूनियर सिस्टर अभी खतरे में है। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि अगर तुम वहां पर चले गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम जियांग के ऊपर बोझ बनकर वहां पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है
वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए तुम वहाँ पर लड़ाई में किसी काम के नहीं रहोगे। और मैं जियांग को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी जो करंट पावर है वो उनमें से एक को तो हरा ही देगी। ये सुनने के बाद जियांग हुआ से कहता है कि जो जूनियर सिस्टर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन क्या होगा जब शिन युआन और दूसरा डीमन कल्टीवेटर साथ में मिलकर हमारे जियांग के ऊपर हमला कर दे। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए वो जब भी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा वो सबसे पहले मुझे ढूंढते हुए आएगा। और मुझे लगता है कि अब तक वो उस फॉर्मेशन से आजाद भी हो चुका होगा। फिर हमें शिन युआन को दिखाया जाता है जैसे हुआ ने कहा होता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ होता है, क्योंकि शिन युआन उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ चुका होता है, लेकिन वो हमारी हुआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए उसे दूसरा कुछ नहीं सिर्फ हुआ को मारने के बाद याद आ जाती है। इसीलिए वो काफी गुस्से में हुआ से कहता है कि तुम कहीं पर भी रहो, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से कुछ पिल की बोतल निकाल कर उन दोनों को देते हुए उनसे कहता है कि ये जो पिल है वो तुम्हारे जो चोटें हैं उन्हें ठीक कर देगी। कल हम सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और जियांग को बचाकर हम सीधा किंग ऑन शॉर्ट सेट में जाकर हमारे किंग ऑन शॉर्ट सेट को बचाएंगे। ये सुनने के बाद वो हरे बालों वाला डिसाइपल कहता है कि आखिर हम कल का इंतजार क्यों करें, अभी तो सिर्फ 5 ही बचे हैं। ये सुनने के बाद जियांग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम 2 घंटे में ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो जियांग को घड़ी दिखाते हुए उसे कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मेरी जो 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी थी वो खत्म हो चुकी है, अब मेरा काम करने का समय भी खत्म हो चुका है। इतना कहने के बाद वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि जो डीमन सेक्ट है पहले से प्रिपेयर होकर वहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता है कि उनके पास जरूर कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा, इसीलिए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद हमें सिर्फ 10 घंटे ही मिले हैं। 10 घंटे बाद जो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा वही समय हमारे लिए इस मैप से बाहर निकलने का अच्छा समय रहेगा। चलो अब सोने का समय हो चुका है। मुझे आशा है कि वो मेरे दोनों सीनियर ब्रदर्स कल 9 बजे से पहले मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर मैं जियांग को दिखाया जाता है जो कि तियानो के साथ लड़ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है काफी ज्यादा तगड़े हो रहे थे। तभी तियानो हमारे हुआ का मजाक उड़ाने लगता है जो कि हमारे जियांग से सोना नहीं जाता, इसीलिए वो तियानो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम जूनियर ब्रदर के बारे में जो कुछ भी सोचते हो बिल्कुल गलत सोचते हो, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन तभी हमारे जियांग को वहाँ पर किसी के होने का एहसास हो जाता है। जैसे उसे पता चल जाता है वैसे वो तियानो से जल्दी से अपने कान बंद करने के लिए कह देती है। लेकिन तभी वो डीमन सेट का आदमी अपने साउंड वेव से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के जो पेड़ है वो भी तबाह हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने समय रहते अपने कान बंद कर लिए थे। इसकी वजह से उस साउंड वेव का हमला उन दोनों के ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं करता। समय रहते पर उसे आगाह करने के लिए तियानो जियांग का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन जियांग उसे कहती है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके अपने जो कान है उसे हिल करो। अगर तुम्हारे कान हिल नहीं हुए तो तुम्हारे जो सेंसेस है उसमें काफी सारी गड़बड़ हो जाएंगे और तुम ठीक से सेंस नहीं कर पाओगे। तभी वहां पर हमारा डीमन सेट का आदमी आ जाता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है कि मेरे इतने पावरफुल साउंड वेव के हमले के बावजूद तुम अभी भी ठीक से खड़े हो। उसे देखने के बाद जियांग उसे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि आखिर डीमन सेट का आदमी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में क्या कर रहा है, क्या किसी ने हमारे सेट के ऊपर हमला कर दिया है। फिर वो डीमन सेट का आदमी उन दोनों से कहता है कि मेरा नाम मेंग फेंग है और जो लॉर्ड है उनका मैं आदेशों का पालन कर रहा हूँ और अब मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। उसका नाम सुनने के बाद तियानो कहता है कि जो मेंग फेंग है वो ब्लड सी सेक्ट से आता है, उसके पास एक ट्रेजर है जिसका के नाम स्काई सीकिंग जेड है और वो दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए टेरिफाइंग साउंड का इस्तेमाल करता है। वो एक्सट्रीमली रूथलेस है और वो अकेला ही एक सेट को तबाह कर सकता है। ये सुनने के बाद मेंग फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तियानो से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। इतना कहने के बाद तियानो अपने उसी ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और उससे हमारे जियांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जियांग काफी आसानी से उसके हमले से बच जाती है। लेकिन उस ट्रेजर के अंदर से जो साउंड वेव्स निकल रहे होते हैं उससे हमारे तियानो और जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर जियांग तियानो से कहती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जो कि इस आदमी को हिट कर सकती है, लेकिन उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। ये सुनने के बाद तियानो भी जियांग के लिए टाइम निकालने के लिए मान जाता है और वो सीधा मेंग फेंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग उस हमले को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेती है और जियांग उस हमले को सीधा मेंग फेंग के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन उस हमले को अपनी तरफ आता देख मेंग फेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये बित्ती सा हमला मुझे चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए मेंग फेंग भी उस हमले को रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड तैयार कर लेता है, लेकिन उस हमले को हमारे जियांग ने जब हुआ ने उसे स्टोन प्लेट दी थी उसके ऊपर से सीखा हुआ होता है, इसीलिए वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो फेंग ने उसके सामने शील्ड तैयार कर ली होती है वो शील्ड को तबाह करते हुए सीधा आकर फेंग को लग जाता है और वो हमला मेंग फेंग की पूरी धजिया उड़ा देता है। इतनी सारी एनर्जी
का इस्तेमाल करने की वजह से जो जियांग है वो काफी ज्यादा थक जाती है और हमारे जियांग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जो तियानु है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने पूरे एफर्ट्स को लगा दूं तब भी मैं जियांग को नहीं हरा सकता। फिर जियांग तियानु से कहती है कि ब्रदर तियानु जल्दी से अपने आप को हील करो, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेमन सेक्ट है उसने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया है और जो ब्लीच ब्लॉसम स्प्रिंग है वो पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ है। फिर एक नैरेटर वाइज हमसे कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में 4 डिवाइन बीस्ट ने ईस्टर्न वेस्ट लाइन पर कहर बरसाया था, लेकिन जो किंग वन शॉर्ट सेट के ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने उन डिवाइन बीस्ट को हरा कर जो माउंटेन और रिवर का मैप है उसके अंदर सील कर दिया। सन ड्रैगन, मून टाइगर, स्टार स्पैरो, चेनू और जो मून टाइगर है उन्हें पीच ब्लॉसम स्प्रिंग का जो साउथ एरिया है वहां पर सील किया गया। फिर हमें ज़ाओरू को दिखाया जाता है जिसने कि उन पांचों को वहां पर से आजाद कर दिया होता है और वो मून टाइगर से कहता है कि मैं हूँ जिसने कि आपके एंसेस्टर सील को पूरी तरह से तोड़ दिया है और ये सब मैंने डेमन लॉर्ड के कहने पर किया है और मैं हमारे एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लॉर्ड जनरल की जो फोर्सेस है उसमें शामिल हो जाए। ये सुनने के बाद वो मून टाइगर अपने पैर को उठाते हुए ज़ाओरू से कहता है कि तुम जैसे नीच राक्षस किसी की मदद मांगने की साहस करते हो। फिर ज़ाओरू उस मून टाइगर से कहता है कि अगर आपने हमारी मदद की तो जो डेमन सेक्ट है वो आपको डेमन स्पिरिट जेड की लोकेशन बताएगा। ये सुनने के बाद वो मून टाइगर वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि डेमन जेड ये अच्छी बात है। फिर वहां से सीन चेंज और कमी हुआ को दिखाया जाता है, उसे भी ये पता चल जाता है कि जो सील है वो टूट चुकी है और जो 5 डिवाइन बीस्ट है वो भी बाहर निकल आ चुके हैं। फिर वो आगे कहता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा जरूरी है लेकिन मेरी जो 9 से 5 तक की स्टेबल जिंदगी है उसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसीलिए अब मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने पास से उसी टोकन को बाहर निकाल कर उसके अंदर से जोआनिन को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलने के बाद जो जोआनिन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे कहता है कि मैं ओवर टाइम काम नहीं करना चाहता, इसीलिए जोआनिन जो किंग वन शॉर्ट सेट के ऊपर क्राइसिस आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम पर है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके बाद पैट्रिक से तुम्हारे वेकेशन के बारे में बात जरूर करूंगा। लेकिन आखिर वो क्या कर रहा है, आखिर वो इतनी अजीब से हरकतें क्यों कर रहा है, ये हमारे जोआनिन के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर वो उसके कान में खुसुर फुसुर कुछ कह देता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जोआनिन भी हुआ की मदद करने के लिए मान जाती है और काफी तेजी के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुआ भी वहीं पर सो जाता है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेनुआन एक कंपास को लेकर हमारे हुआ को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने छुपने के लिए किसी तालिस्मान का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, मैंने कुछ ज्यादा ही उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी शेनुआन के कंपास में हलचल होना शुरू हो जाती है और उसे वो लोग कहाँ पर छुपे हुए उसका पता चल जाता है। जैसे उसे वो पता चल जाता है वैसे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उस जगह पता चलने के बाद शेनुआन अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधा उस पहाड़ के ऊपर मुक्का मार देता है, लेकिन उस मुक्के से उस पहाड़ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने मुक्के का उस पहाड़ के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता हुआ ना देखकर शेनुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उसने इस फॉर्मेशन को भी पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। तभी शेनुआन के पीछे हमारा हुआ आते हुए उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। उसे वहां पर देखने के बाद शेनुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए हुआ से कहता है कि क्या तुम मेरे सामने आने की डेयरिंग कर रहे हो, क्या तुम मुझसे अब जान की भीख मांगोगे। ये सुनने के बाद हुआ शेनुआन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। जब शेनुआन सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर हुआ नहीं बल्कि उसका पपेट होता है। फिर हुआ का पपेट शेनुआन से कहता है कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी थी उसकी जो 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी थी वो खत्म हो चुकी है और वो ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद शेनुआन को समझ नहीं पाता, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो मुझसे इस पपेट के सहारे लड़ना चाहता है। इतना सोचने के बाद वो काफी तेजी के साथ हमारे हुआ के पपेट के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हुआ का पपेट काफी आसानी से उसके हमले से बच जाता है और हुआ का पपेट उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक ही पपेट के साथ यहाँ पर आया हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने पास से काफी सारे तालिस्मान बाहर निकाल लेता है और उस तालिस्मान से शेनुआन के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये जो ट्रायल है उसे पास करना होगा। इतने सारे पपेट्स को अपनी तरफ आता देख शेनुआन भी अपना हमला उनकी तरफ कर देता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाले डिसाइपल और जो जियांग है उनकी जो रिकवरी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। फिर जियांग कहता है कि हमारा जो सेक्ट है और हमारी जो जूनियर सिस्टर है वो अभी काफी बड़े खतरे में, हमें क्या करना चाहिए। क्या हुआ ने जैसा कहा वैसे हमें 9 बजे तक रुकना चाहिए। ये सुनने के बाद हरे बालों वाला डिसाइपल जियांग से कहता है कि अभी के लिए शांत हो जाओ, हमें नहीं पता क्या कि जूनियर सिस्टर और बाकी के लोगों की कंडीशन कैसी है। अगर हमने उनके पास सिग्नल भेजा तो बाकी के लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर है, इसीलिए वो डेमन सेट के लोग यहाँ पर दौड़े चले आएंगे। अभी के लिए सबसे अच्छा प्लान यही होगा कि जो सीनियर ब्रदर हुआ ने हमसे कहा है वही हम करें, लेकिन उन्हें भी शेनुआन के जो हमले
बाहर से हो रहे उनका झटका महसूस होने लगता है। तभी शेनवान चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। शेनवान की आवाज सुनने के बाद जो जियांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही डीमन कल्टीवेटर है, उसने इतनी जल्दी हमें ढूंढ भी लिया। तभी वो हमारे हुआ को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हमारा हुआ तो घोड़े बजकर सो चुका होता है। उसे इस तरह से सोता हुआ देखकर जियांग कहता है कि हम 10 सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक उसका जो शांत एटीट्यूड है उसे अचीव नहीं किया। फिर जियान आगे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो शेनवान है वो कभी ना कभी इस केव को तोड़ ही देगा। ये सुनने के बाद ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है कि जो शेनवान है वो पर्पल क्योस रिलम के 9 स्टेज पर है, हम लोगों के बीच में काफी बड़ा गैप है। ये अच्छी बात है कि जो सीनियर ब्रदर हुआ का तालिस्मान है वो अभी तक उसे रोके रखे है। भले हमने उसे नींद से उठा दिया और हम सीधा जाकर उससे लड़ाई करे तब भी हम उससे जीत नहीं पाएंगे। मैंने एल्डर से ये सुना था कि जो ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन है जब उसे दूसरी बार एक्टिवेट किया जाता है तभी उसे तोड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। और जैसा कि सीनियर ब्रदर हुआ ने हमसे कहा था कि जो ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट होने के लिए कम से कम 10 घंटे और लगेंगे। कल सुबह 9 बजे जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तब वही आखिरी चांस होगा सेक्ट के लोगों को वहां से भागने के लिए, और साथ में वही हमारे लिए सबसे अच्छा चांस होगा इस मैप से बाहर निकलकर डेमन सेक्ट के लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करने का। इसीलिए जूनियर ब्रदर हुआ को उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग कहता है कि ये जो प्लानिंग है वो काफी ज्यादा जल्दबाजी में की गई है, अगर हमने हमारे गार्ड को नीचे कर दिया तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद हरे बालों वाला डिसाइपल जियांग से कहता है कि यही हमारा एक आखिरी रास्ता है, क्या तुम इस चांस को लेना चाहते हो? ये सुनने के बाद जियांग उसे कहता है कि चलो इसे करते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि ये प्लान इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की जरूर है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में जियांग और टियानो को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं कि तभी कोई काफी तेजी के साथ हमारे जियांग के पीछे से गुजर जाता है, लेकिन हमारे जियांग को उसका अंदाजा लग जाता है। इसीलिए वो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है कि ये बिना किसी इंडिकेशन के वहां पर अपीयर हो चुकी है, इसकी जो पावर है उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी वो चीज काफी तेजी के साथ हमारे जोआनिन की तरफ बढ़ने लगती है। उस चीज को देखने के बाद जोआनिन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो चीज और कोई नहीं हमारे जोआनिन होती है। जोआनिन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है उस ऑरा को महसूस करने के बाद जियांग कहती है कि ये तो फेमिलियर ऑरा है, तुम तो सीनियर ब्रदर हुआ के डिवाइन बीस्ट हो, अब वो कैसे, आखिर उन्होंने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? लेकिन टियानो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि वो जोआनिन को नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि जोआनिन उसी को दिखाई देती है जिसे वो अपने आप को दिखाना चाहती है। फिर जोआनिन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो हुआ ने मैसेज जियांग के लिए छोड़ा होता है वो उसे दिखाने लगता है। उस मैसेज में हुआ जियांग से कहता है कि जो हमारा किंग वन शॉर्ट सेक्ट है वो पूरी तरह से खतरों से गिर चुका है और उसे बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर है। 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट को स्पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में सील किया गया है और हर एक डिवाइन बीस्ट की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ तक कि वो फिजिकली किसी भी माउंटेन और रिवर को रिसेप कर सकते हैं या फिर सूरज और चांद के साथ एक खिलौने की तरह खेल भी सकते हैं। उस गद्दार जावरुई ने पहले मून टाइगर को रिलीज कर दिया है और डेमन सेट को उसके बुरे कामों में मदद करने के लिए उसे अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ स्टार स्पैरो की सील खोलकर ही हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग हुआ से कहती है कि लेकिन सीनियर ब्रदर हुआ वो दोनों डिवाइन बीस्ट है, तो स्टार स्पैरो मून टाइगर के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी मदद क्यों करेगा? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो जियांग है वो डायरेक्टली हमारे हुआ से बात नहीं कर सकती क्योंकि जो जोआनिन ने जो मैसेज लाया है वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। इसीलिए हुआ कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम मुझसे यही पूछ रहे होगे कि आखिर स्टार स्पैरो मून टाइगर के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद क्यों करेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो पेट्रियार्क है उन्होंने हमसे ऐसा कहा है कि स्टार स्पैरो हमारी इसलिए मदद करेगा क्योंकि स्टार स्पैरो ने पहले हमारे जो किंग वन शॉर्ट सेक्ट के एंसेस्टर है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जब हमारा सेक्ट लाइफ और डेथ की जो लाइन है उसके बीच में खड़ा होगा तब जो स्टार स्पैरो है वो हमारी 3 बार मदद करेगा। वो हमारी सीक्रेट हेल्पर है जिसे कि पेट्रियार्क ने हमारे लिए यहाँ पर छोड़ा है। ये सुनने के बाद जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ ये काफी अच्छी बात है, मुझे जल्दी से स्टार स्पैरो कहाँ पर सील है उसकी लोकेशन बता दो। फिर वो उसे कहता है कि जो स्टार स्पैरो है उसे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग की जो गहराई में सील किया गया है जो जोआनिन है वो तुम्हें लीड कर वहाँ पर लेकर जाएगी। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, इसीलिए हम इमीडिएटली वहाँ पर जाएंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में शेन युआन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हमारे हुआ के पपेट के साथ लड़ रहा होता है। तभी वो फाइनली काफी जोरदार हमला करते हुए जो हमारे हुआ का पपेट है उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। उस पपेट को तबाह करने के बाद शेन युआन हंसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्शन तालिस्मान थे उन सबको तोड़ दिया है और अब तुम्हारे छुपने की कोई भी जगह नहीं है। ये सब वो कह रहा होता है कि तभी सामने की तरफ से हमारे दोनों जूनियर ब्रदर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखने के बाद शेन युआन उनसे कहता है कि क्या तुम लोग सिर्फ इसलिए मौत की तलाश में आए हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब बच नहीं पाओगे? ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो हरे बालों वाला डिसाइपल शेन युआन से
कहता है कि हम अब तक अंधेरे में थे, हमें उजाले में आना है, हम आपको ज्वाइन करके डेमन सेट के साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद शेन युआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग सच में हमारे डेमन सेट को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन कुछ घंटों पहले तुम दोनों हार मानने से पहले मरने को तैयार थे। क्या तुम लोगों ने सच में ऐसा सोच लिया कि मैं तुम्हारे बातों पर भरोसा करूंगा? और स्पिरिचुअल पैलेस रिलम वाला लड़का जब मैं प्रिपेयर नहीं रहूंगा तब वो अचानक से मेरे ऊपर हमला कर देगा। ये सुनने के बाद जियांग और हरे बालों वाला डिसाइपल हमारे हुआ की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हमने हमारी सिंसियरिटी को आपको दिखाने के लिए पहले हुआ किंग वन के ऊपर स्लीपिंग कर्स लगा दिया है और उसे बांध कर यहाँ पर लेकर आए हैं। हुआ को वहाँ पर देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह का मजाक है। फिर जियांग शेन युआन के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं कि जो कि अब किंग वन शॉर्ट सेट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए हम लॉर्ड को फॉलो कर डेमन सेट में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सुनने के बाद शेन युआन अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उन दोनों से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपनी थोड़ी सी सिंसियरिटी तो दिखा दो। इतना कहने के बाद शेन युआन एक पाम का अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर उस हमले के चपेटे में पर्पल पैलेस रिलम के 5th स्टेज वाला भी आदमी आ जाए तो वो पूरी तरह से खाक बन जाएगा। लेकिन वो हमला उन दोनों को लगने से पहले हमारा हुआ जागने की एक्टिंग करने लगता है, जिसके वजह से शेन युआन उस हमले की डायरेक्शन किसी और मोड़ देता है। लेकिन जो जियांग है वो उस हमले से काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि अगर वो हमला हमें लग जाता तो हम यहीं पर मारे जाते। हमारी हुआ को देखने के बाद शेन युआन अपने मन में कहता है कि इस लड़के को चाले खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे डर लग रहा है कि ये फिर से धोखा देगा। मैं इसको मारने के लिए उतावलापन नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊं और लॉर्ड को उसे निपटने दो, ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद शेन युआन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियांग और उस हरे बाले वाले डिसाइपल के ऊपर जो डेमन सेट की रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा देता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को सही से माना तो मैं डेमन सेट में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा, और अगर तुमने मेरे खिलाफ चालाकी करने की थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई तो मैं सिर्फ एक ही चुटके में आप दोनों को खत्म कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद शेन युआन उन दोनों से कहता है कि जल्दी से हुआ को उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। उसे वहां से जाता हुआ देखकर जियांग एक राहत की सांस ले लेता है और कहता है कि मुझे आशा है कि हमारा जो प्लान है वो काम करेगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के डीपेस्ट एरिया में आ जाते हैं। वहां पर आ जाने के बाद वहां पर एक पेड़ होता है जो कि बाकी के पेड़ों से काफी ज्यादा अलग होता है, इसीलिए वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस पेड़ के ऊपर अपना हाथ रख देती है और जुआनिन से कहती है कि क्या इसी तरह से ये सील खुलेगी। ये सुनने के बाद जुआनिन भी उसे इशारा करते हुए हाँ कहती है, लेकिन जैसे ही जियांग उस पेड़ के ऊपर हाथ रख देते हैं वैसे उस पेड़ के आंखें और मुंह बाहर निकल आता है और वो जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ। ये जो ट्री स्पिरिट है इसने इस जगह को काफी सालों से प्रोटेक्ट किया है, अगर ये सील ओपन हो गई तो जो कॉन्शियसनेस है उसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। ये सुनने के बाद जियांग उस पेड़ से कहती है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर सील को खोलने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किंग वन शॉर्ट सेट की सिर्फ स्टार स्पैरो ही मदद कर सकता है। इतना कहने के बाद जियांग उस सील को खोल देती है। जैसे जियांग उस सील को खोल देती है वैसे उस पेड़ के अंदर से वो स्टार स्पैरो बाहर निकल आती है। जैसे वो स्टार स्पैरो बाहर निकल आती है वैसे उसके प्रेशर से जो जियान है वो घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। उस स्टार स्पैरो को देखने के बाद जो तियान हुए वो काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम तो एंशिएंट डिवाइन बीस्ट हो जिसके बारे में जूनियर सिस्टर बात कर रही थी। लेकिन तियानो जिस तरह से बात करता है उसकी ये बात करने का तरीका स्टार स्पैरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए उसे काफी गुस्से में कहती है कि तुम बिल्कुल भी मुझसे ऐसे बात मत करना। ये सुनने के बाद जियांग स्टार स्पैरो से कहती है कि वो अभी थोड़ा सा पैनिक हुआ है, इसीलिए उसे माफ कर दीजिए। जो डेमन सेक्ट है उसने हमारे किंग वन शॉर्ट सेट के ऊपर हमला कर दिया है और जो ट्रेटर तजाउर है उसने मून टाइगर को भी आजाद कर दिया है। हमारे किंग वन शॉर्ट सेट और उसके जो डिसाइपल्स है वो काफी बड़े खतरे में, इसलिए और आप ही इकलौती हो जो कि मून टाइगर के खिलाफ लड़ सकती हो। ये सुनने के बाद स्टार स्पैरो कहती है कि वेंजियान का मुझे इस तरह से सरप्राइज करने के लिए तैयार होना, ऐसा लगता है कि जो किंग वन शॉर्ट सेट है वो बहुत बड़ी परेशानी में है। हालांकि जो प्रॉमिस किया था किंग वन शॉर्ट सेट के साथ वो सिर्फ उसके साथ काम करने का था, ना कि तुम जैसे डिसाइपल्स को बचाने का था। ये सुनने के बाद जियांग काफी गुस्से में उसे कहती है कि क्या तुम सच में अपने वादे से मुकर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि हम चारों डिवाइन बीस्ट को इस माउंटेन रिवर के मैप में क्यों सील किया गया? ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि हमने इसके बारे में सुना है। एक समय जब ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और कुछ ही लोग बचे हुए थे, वो लोग इतने कम थे कि वो कॉन्टिनेंट के किसी भी कॉर्नर में छुप सकते थे, और आखिर में जब ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी तभी एक पर्सन सामने आया जिसने कि हेवन और अर्थ का जो रास्ता है उसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और उसने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, और जो कल्टीवेशन का रास्ता था उसके ऊपर आगे बढ़ने लगा। उस आदमी ने अपने आप को ट्रांसेंडेंट रिलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया और उसने 4 डीमन किंग को अपने हाथों से ही हरा दिया। इसीलिए जो डीमंस थे उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी थी वो पूरी तरह से छूट गई। तब जो ह्यूमैनिटी थी वो पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, तभी वो राख से उठकर जो किंग वन रिलम पर है उसकी रूलर बन गई। वो पर्सन दूसरा और कोई नहीं था, वो किंग वन शॉर्ट सेट का फाउंडर मास्टर था क्विंग डी। क्या ऐसा हो सकता है कि क्विंग डी ने जो आपको यहाँ पर सील किया था उसका गुस्सा अभी तक आपके मन में भरा हो?
या फिर ऐसा है कि उसने आपको काफी समय तक यहाँ पर सील कर दिया और आपको उसने छुड़ाने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं बैठकर ये सब नहीं देख सकती। इतना कहने के बाद जियांग उड़कर कहीं पर जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि अगर आप यहाँ पर बैठकर सब कुछ देखना ही चाहती हो तो देखो, अगर किंग ऑन शॉर्ट सेट में अकेली ही बची तब भी मैं कभी भी हार नहीं मारूंगी और आखिर तक लड़ती रहूंगी। जियांग की ये सारी बातें सुनने के बाद जो स्टार स्पैरो है जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जियांग से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद भी किंग ऑन शॉर्ट सेट के पास अभी भी इतना हिम्मत वाला डिसाइपल होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ये काम जरूर करूंगी। फिर हमें सुबह 7 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओरू अपने मून टाइगर के साथ उन लोगों के पास चला आता है, जिसे देखने के बाद जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो मून टाइगर स्पैरो से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए या फिर मुझे रोकने के लिए यहाँ पर हो। फिर स्टार स्पैरो मून टाइगर से कहती है कि किंगडो ने हमें कई साल पहले ही सबमिट करने के लिए फोर्स किया गया था और हमने उसे अपने किंग के तौर पर एक्सेप्ट भी किया था और अभी तुम डेमंस के साथ काम कर रहे हो जिसके वजह से तुमने हमारे मास्टर को धोखा दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए हूँ। ये सुनने के बाद मून टाइगर स्टार स्पैरो से कहता है कि उस समय हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और जो किंगडो है वो कब का इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, आखिर हम कब तक जो ह्यूमंस है उनके अंगूठे के नीचे दब कर रहेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद स्टार स्पैरो को भी ये पता चल जाता है कि मून टाइगर समझाने से नहीं समझेगा, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इतनी तगड़ी लड़ाई को देखने के बाद जो यू है वो जोआनिन से कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर सीनियर ब्रदर को ढूंढो। ये सुनने के बाद जो जोआनिन है वो काफी तेजी के साथ वहां से निकल जाती है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है, उसकी नजर हमारे जाओरू के ऊपर पड़ जाती है। उसे देखने के बाद यू कहती है कि अभी हमारा हिसाब क्लियर करना बाकी है। ये सुनने के बाद जाओरू मुस्कुराते हुए यू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो कि हम एक ही सेक्स से आते इसीलिए मैं तुम्हें खुशी से मरने दूंगा। ये सुनने के बाद जो तियानु है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा आकर जाओरू के ऊपर हमला कर देता है। जाओरू को ये पता होता है कि वो उन दोनों से नहीं लड़ सकता क्योंकि उनकी जो कल्टीवेशन और उनकी जो शॉर्ट टेक्निक है उससे काफी ज्यादा है, इसीलिए वो अपने पास एक पिल को निकाल कर खा लेता है, जिसके वजह से उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जाओरू की इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाती है कि जो तियानु ने हमला जाओरू के ऊपर कर दिया होता है वो हमला सिर्फ जाओरू अपने दोनों ही उंगलियों से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद तियानु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस हमले को रोकने के बाद जाओरू मुस्कुराते हुए तियानु से कहता है कि जो कि तुम सबसे पहले आगे आए हो इसीलिए तुम सबसे पहले मारे जाओगे। इतना कहने के बाद जाओरू भी तियानु के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तियानु काफी तेजी के साथ पीछे गिरने लगता है, लेकिन तभी बीच में यो आते हुए उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो दोनों जाकर जमीन में टकरा जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की ये बात होती है कि उन दोनों को उस हमले से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। फिर यो तियानु से कहती है कि अभी अभी उसने जिस पिल को खाया ऐसा लगता है कि वो पिल उसकी विटिलिटी और उसके जो लाइफ स्पैन है वो कम करती है। फिर यो जाओरू से कहती है कि तुमने डेमन सेट को ज्वाइन होने के लिए जो कुछ भी किंग ऑन शॉर्ट सेट ने तुम्हें दिया था उस पर तुमने गिव अप कर दिया, यहाँ तक कि तुम अपने कलीग को मारने के लिए अपने लाइफ स्पैन भी जला रहे हो। क्या ये सब डेमन सेट के लिए वर्थ इट है? ये सुनने के बाद जाओरू कहता है कि हाँ इसके लायक है। किंग ऑन शॉर्ट सेट में चाहे मैं कितने भी कल्टीवेशन में अपना एफर्ट्स डाल दूं तब भी मुझे साइडलाइन ही किया गया। उस सेट के लिए मैं एक साधारण से डिसाइपल के अलावा कुछ भी नहीं था। आगे तुम जैसे जीनियस है जो मीडियोकर लोग होते हैं उनके पेन को कैसे फील कर सकते हो? इतना कहने के बाद जाओरू फिर से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी जोरदार हमला तियानु और यू के ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख यू और तियानु अपने सामने शील्ड बनाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उस हमले को रोकने में इन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन जाओरू वहीं पर ही नहीं रुकता और फिर से यू को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से जो स्टार स्पैरो है वो काफी तेजी के साथ जाओरू के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन जाओरू किसी तरह से उससे बच जाता है, जिसके वजह से वो स्टार स्पैरो सीधा आकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। स्टार स्पैरो को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर जो यू है वो उसके काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है, लेकिन स्टार स्पैरो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी लड़ाई के ऊपर ध्यान रखो। लेकिन यू को ये पता चल जाता है कि उस पिल को खाने की वजह से जो जाओरू है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए उन दोनों के पावर में जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ग्रेट स्पैरो है वो भी हमें बचा नहीं सकता। आखिर अब हम क्या करें? फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से हुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोआनिन आकर हुआ से कहते हैं कि जो यू है वो काफी बड़े खतरे में, वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही है। अगर वो लड़ाई ऐसी चलती रही तो जो यू है वो हार जाएगी। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि स्विच फ्लिप करना ओवर टाइम के रूप में नहीं गिना जाएगा, इसलिए जो इमरजेंसी प्लान है वो एक्टिवेट किया जाता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो हुआ ने उसे स्टोन टैबलेट दिया था वो चमकने लगता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से जो हुआ की इमेज है वो बाहर निकल कर आती है, जिसे देखने के बाद यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हुआ यू से कहता है कि कैसी हो जूनियर सिस्टर? उसे देखने के बाद यू हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ आखिर आप यहाँ पर कैसे? ये सुनने के बाद हुआ यू को थोड़ा सा फिजिक्स का ज्ञान पिलते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सटीक रूप से कहे तो ये एक इमरजेंसी प्रोग्राम है जिसे मैंने
मैंने पहले ही छोड़ दिया था। स्पेस के अंदर 1 घंटा यानी कि बाहर की दुनिया में 1 सेकंड के बराबर है। अगर सिंपल भाषा में आपको ये समझाना चाहो तो हुआ ने वहां पर एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जहां पर अगर स्पेस के अंदर आपने 1 घंटा गुजार लिया तो बाहर की दुनिया में सिर्फ 1 ही सेकंड हुआ होगा। इसीलिए हुआ उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, स्पेस के अंदर अगर तुम 5 घंटा भी यहाँ पर ट्रेनिंग करते हो तो बाहर की दुनिया में सिर्फ 5 सेकंड ही हुए होंगे। इसलिए मैं तुम्हें जो जाओ है उसे एक ही ब्लो में हराने के अब शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद जो यू है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमारे स्टार स्पैरो की नजर भी हमारे हुआ के इमेज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद और हुआ के ऑरा को महसूस करने के बाद स्टार स्पैरो कहते हैं कि आखिर उसका ऑरा इतना जाना पहचाना क्यों है और उसे देखने के बाद ऐसा कुछ कुछ क्यों लग रहा है कि वो क्यूंगडी है। फिर हमें मून टाइगर और जाओरुई को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए काफी जोर से कहते हैं कि अब समय खत्म हो चुका है, अब तुम जाकर मर सकते हो। इतना कहने के बाद जाओरुई और मून टाइगर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए उस हमले को रोक लेती है। उसको इतनी आसानी से उस हमले को रोकता हुआ देखकर जाओरुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, उसकी जो पावर है वो इतने ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। फिर वो अपने स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करते हुए जाओरुई से कहती कि जाओरुई जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे सबसे ज्यादा और नई स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक का जरा मजा तो चखो। इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हमला जाओरुई के ऊपर कर देते। उस हमले को अपने तरफ आता देख जाओरुई भी अपने पूरी पावर लगाते हुए उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता। ये देखने के बाद जाओरुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यू से कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। अब जाओरुई को ये पता चल जाता है कि वो अकेले इन लोगों को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो मून टाइगर को अपनी मदद करने के लिए कह देता है। ये सुनने के बाद मून टाइगर भी हमारे यू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन बीच में स्टार स्पैरो आते हुए उसे रोक लेता है। हमारे यू के सामने अपने आप को कमजोर पड़ता हुआ देखकर जाओरुई काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद, उस पिल को खाने के बावजूद आखिर मैं इनके सामने कचरा ही क्यों रहता हूँ, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद जाओरुई पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाता और वो रोते हुए यू से कहता है कि मैं अभी क्या अभी तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही जाओरुई अपने इमोशंस के ऊपर से काबू पूरी तरह से खो देता है, वैसे जाओरुई की जो वीकनेसेस है वो एक्सपोज हो जाती है और उसी वीकनेसेस का फायदा उठाते हुए यू सीधा आकर जाओरुई के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जाओरुई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर जाओरुई यू से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। जाओरुई ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक पोर्टल खुलने लगता है। उस पोर्टल को देखने के बाद जो जाओरुई है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि यू तुम अभी भी इतना खुश मत हो, मैं जब लड़ाई कर रहा था तब मैंने मेरी मदद करने के लिए एक सिग्नल भेजा था और जब एक बार डीमन सेट के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे तब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। जाओरुई के इतने बोलने के साथ ही उस पोर्टल में से शेन युआन और बाकी के हमारे डिसाइपल्स बाहर निकलते। उन्हें देखने के बाद जो यू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो सीनियर ब्रदर जियांग और सीनियर ब्रदर वैंग है और साथ ही में सीनियर ब्रदर हुआ भी, लेकिन आखिर वो उसके कंधे पर लेट क्यों रहे हैं। उनको इतना हैरान होता हुआ और इतना डरता हुआ देखकर जो जाओरुई है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए उनसे कहता है कि अब तुम डर गए ना, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम सारे लोग अभी का अभी मारे जाओगे। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी पीछे से शेन युआन हमारे जाओरुई के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पर जान से मार देता है। जाओरुई को जान से मार देने के बाद जो शेन युआन है वो हमारे वैंग और जियांग से कहता है कि अगर तुम दोनों को डीमन सेक्ट में ज्वाइन होना है तो तुम्हें जाकर तुम्हारे ये जो कॉमरेड्स है उन्हें तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैंने तुम्हारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उसे एक्टिवेट करके तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग अपने ऊपर से हुआ को नीचे फेंक देता है और वैंग कहता है कि हम तुम्हें फोर्स के साथ नहीं हार सकते, लेकिन आखिरी सेकंड में तुम्हें धोखा देकर तुम्हें चोट तो पहुंचा ही सकते। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम यहीं पर मारे जाएंगे, हमारे प्लान में ही था कि शेन युआन को मारना होगा। इतना कहने के बाद वैंग और जियांग पीछे मुड़ते हुए सीधा शेन युआन के ऊपर ही हमला कर देते हैं, लेकिन शेन युआन काफी आसानी से उन दोनों के हमले से बच जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे धोखा जरूर देंगे। इतना कहने के बाद शेन युआन अपनी उन्हीं रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए जियांग और वैंग को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगता है। ये देखने के बाद जो यू है वो शेन युआन के पास आकर उससे कहती है कि वहीं पर रुक जाओ। ये देखने के बाद शेन युआन मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा एरोगेंट हो। इतना कहने के बाद शेन युआन एक काफी बड़ा एनर्जी का हाथ बनाकर उससे उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो यू है उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने मन में कहती है कि लड़ाई के दौरान मैंने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गवा दिया है, क्या इसी तरह से मैं मरने वाली हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड लेडी कहती है कि 9 बजने वाले है और जो ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट होने ही वाला है। बस तुम ये बात याद रखना कि उनमें से कोई भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। फिर हमें इंस्ट्रक्टर कुक को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लगभग 9 बजने वाले है और वो जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट होने वाला है। अगर हमने उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो किंग वन शॉर्ट सेट के जितने भी डिसाइपल्स है वो ब्लड स्पिरिट बीड में रिफाइंड हो जाएंगे। फिर पैट्रियार्क सारे लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग तैयार हो हमारा काउंटर अटैक करने
करने का समय आ चुका है और यही हमारा आखिरी चांस होगा। फिर हमें उस मैप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 9 बज चुके होते हैं, इसीलिए हुआ अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलने के बाद हुआ कहता है कि डिवाइन बीस्ट, डीमन सेट का हमला, ट्रेटर, इन्वेजन, आखिर यहाँ पर कितने बड़े उलझन हो चुकी है। लेकिन मेरी जो 9 से 5 बजे तक की जिंदगी है, अगर उसे प्रोटेक्ट करना है। इतना कहने के बाद वो अपने पास से एक मास्क को बाहर निकाल लेता है। उस मास्क को बाहर निकालने के बाद उसके जो कपड़े वो भी बदल जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है और उस एनर्जी को महसूस करने के बाद जो शेनवान है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हुआ काफी डरावने तरीके से हंसते हुए उस मास्क को पहनने लगता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जिसके ऊपर शेनवान ने हमला कर दिया होता है और यू को कुछ करता ना हुआ देखकर शेनवान उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से हुआ काफी जोरदार हमला उसके ऊपर कर देता है जिसके वजह से शेनवान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपने ऊपर इस तरह से चुपके से हमला करता हुआ देखकर शेनवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन सेट और किंग ऑन स्वॉर्ड सेट के बीच में आने की? क्या तुम्हें पता है कि मेरा टाइम बर्बाद करने की पेनल्टी क्या हो सकती है? ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि शांत हो जाओ, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मास्क के पीछे छुपा होने के बावजूद जो यू है उसको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि वो हुआ है। फिर शेनवान हुआ से कहता है कि अभी जो तुमने मेरे ऊपर हमला किया वो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला करने के लिए किसी ट्रेजर का इस्तेमाल किया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अभी पर्पल केओस रिलम पर हो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी पावर के साथ मुझे हरा सकते हो। ये सुनने के बाद वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। ये सुनने के बाद शेनवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना काफी ज्यादा पावरफुल हमला हुआ के ऊपर कर देता है और हुआ भी सामने की ओर से काफी ज्यादा पावरफुल हमला शेनवान के ऊपर कर देता है। उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है, लेकिन हुआ को जो हमला है वो शेनवान के हमले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हुआ का हमला सीधा आकर शेनवान को लग जाता है और जो शेनवान है और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इतने मामूली से हमले से और इतने मामूली कल्टीवेशन के साथ अपने आप को हराता हुआ देखकर जो शेनवान है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हुआ से कहता है कि तुम तो सिर्फ अभी पर्पल केओस रिलम पर हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम मुझे हरा कैसे सकते हो? ये सुनने के बाद हुआ शेनवान को काफी ज्यादा बैडेस आंसर देता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने रिलम कोई भी मायने नहीं रखता। ये सुनने के बाद शेनवान हुआ से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एब्सोल्यूट पावर कैसी होती है। इतना कहने के बाद शेनवान अपने पूरी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए हुआ के ऊपर हमला कर देता है। इतने पावरफुल हमले को देखने के बाद जो यू है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हुआ सिर्फ अपनी किंग ऑन स्वॉर्ड सेट की बेसिक स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए शेनवान के ऊपर कर देता है। लेकिन हुआ की जो बेसिक स्वॉर्ड स्किल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो शेनवान ने हमला हमारे हुआ के ऊपर कर दिया होता है वो स्वॉर्ड स्किल उस हमले को चीरते हुए जाकर सीधा शेनवान को लग जाती है और शेनवान का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। हुआ को शेनवान को एक ही स्ट्राइक के साथ मारता हुआ देखकर जो वांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन कल्टीवेटर जो कि पर्पल केओस रिलम के नए स्टेज पर है उसे सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ मार डाला। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किंग ऑन स्वॉर्ड सेट के जो फाउंडिंग फादर थे किंग डी उसकी तरह है? फिर हमें आसमान की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी थंडर चमकने लगती है। उन थंडरों को देखने के बाद जो हुआ है वो अपने बॉडी पर लगाए हुए तालिस्मान को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने लगभग अगले रियलम में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। हर समय जब मैं यहाँ पर एक्ट करता हूँ तो मैं अचानक से असेंड हो जाता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तब मेरे पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था और एक्सीडेंटली मैं एक ऐसे पॉइंट पर चला गया जहाँ पर मुझे अपने रियलम को सील करने के अलावा दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। एक बार जो मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे हेवनली थंडर से गुजरना होगा और इस दुनिया में हर कोई हेवनली ट्रायल से नहीं गुजर पाता और कई सारे लोग मारे जाते हैं। एक बार जब मैंने मेरे पावर को एक्सपोज कर दिया तो मेरा जो वर्कलोड है और मेरा जो रियलम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं हेवनली ट्रायल को पास नहीं कर पाऊंगा और जैसे कि पिछली दुनिया में और वर्क की वजह से मारा गया था वैसे ही यहाँ पर भी मारा जाऊंगा। स्टार स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि हमारे हुआ के प्रेशर को महसूस करते हुए कहता है कि ये फीलिंग तो किंग डी की तरह है। ये सुनने के बाद मून टाइगर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे पॉसिबल है? किंग डी तो कब का इमॉर्टल रियलम को छोड़कर चला जा चुका है। ये सुनने के बाद स्टार स्पैरो मून टाइगर से कहते हैं कि आखिर तुम किस बात के लीडर हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किंग डी वापस आकर तुम्हारे जैसे गद्दारों से अपना हिस्सा बराबर कर लेगा? ये सुनने के बाद मून टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है और उसके मन में एक ख्याल आने लगते है कि किंग डी आखिर मेरे साथ क्या करेगा। तभी वो अपने आप को पूरी तरह से टाइगर से एक भीगी बिल्ली बना लेता है और सीधा जाकर हमारे हुआ की चाटने लगता है। फिर जियांग सामने आते हुए हुआ से कहता है कि आपको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आप भी किंग ऑन स्वॉर्ड सेट के एक एंसेस्टर होगे जो डीमन सेट है उसने हमारे किंग ऑन स्वॉर्ड सेट के ऊपर हमला कर दिया है। वो लोग लाइफ और डेथ की सिचुएशन में प्लीज जाकर उन्हें बचाइए। सुनने के बाद वो उनसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यू हुआ से कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि क्योंकि वहाँ पर पहले ही कोई पहुंच चुका है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियर्क और सारे हॉल मास्टर्स मिलकर उस ब्लड फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देते हैं। वो हमला जैसे ब्लड फॉर्मेशन को जाकर लगता है वैसे ही वहाँ पर से वो हमला रिफ्लेक्ट होकर सीधा उन्हीं के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं।
है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में कितना ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा वर्कर हूँ। कंपनी की काफी बड़ी मशीन के अंदर जो स्क्रू होता है वो कभी भी किसी की जिंदगी नहीं बचाता। फिर हमें ब्लड लेडी को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए हमारे पेट्रियक से कहती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझते हो। एक बार जब हम यहाँ पर के सारे ब्लड स्पिरिट बिट्स को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे तब हम हमारे डीमन मास्टर को यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन तभी वो ब्लड लेडी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस फॉर्मेशन के बाहर से काफी सारे हमले उस फॉर्मेशन के ऊपर किए जाते हैं और इतने सारे हमलों को फॉर्मेशन संभाल नहीं पाता और वो फॉर्मेशन वहीं पर तबाह हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें देखने के बाद जो पेट्रियर्क है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आए हुए लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे किंग ऑन शॉर्ट सेट के सारे अलायंस होते हैं। उनमें से वो सफेद बालों वाला आदमी हमारे पेट्रियर्क से कहता है कि जी हाँ, जैसे ही तुम्हारा मैसेज हमें मिला वैसे हम काफी तेजी के साथ तुम्हारे यहाँ पर आ गए और अब हम डीमन सेट के साथ मरने तक लड़ेंगे। इतना कहने के बाद अलायंस के लोग अपने अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीमन सेट के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो हमले इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जो डीमन सेट के लोग उस हमले के चपेटे में आ जाते हैं, वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। देखने के बाद वो ब्लड लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अपने लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर डीमन सेट का एक पेट्रियर्क कहता है कि जो स्काई कवरिंग एंड स्पिरिट हाइडिंग फॉर्मेशन था वो अब टूट चुका है, अब हम क्या करें। ये सुनने के बाद दूसरा डीमन सेट का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लेट जाओ और कुत्ते की तरह मर जाओ। उनको इस तरह से हमला करता हुआ देखकर ब्लड लेडी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और कहती है कि उन्हें लगता है कि वो इस तरह से हमारे प्लान को रोक लेंगे, लेकिन वो सब लोग गलत है। इतना कहने के बाद वहाँ पर जितने भी डीमन सेट के लीडर होते हैं वो आपस में अपने अपने हाथ जोड़कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं वैसे वहाँ पर वो एक बहुत बड़े ब्लड स्पिरिट को समन करते हैं। वो ब्लड स्पिरिट जैसे ही वहाँ पर आता है वैसे ही वो जो इमोर्टल अलायंस के लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। अचानक से अपने ऊपर हमला होता हुआ देखकर जो इमोर्टल अलायंस के लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। और जो ब्लड लेडी है वो कहती है कि तुमने इसका सहारा लेने के लिए हमें मजबूर किया है, जो कि तुम लोग हमें यहाँ पर बिना बताए आए हो, तो हम तुम्हें भी रिफाइन करके जो डीमन लॉर्ड है उन्हें ऑफर करेंगे। और ब्लड लेडी काफी डरावने तरीके से हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग आज यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन ब्लड लेडी वहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पीच ब्लॉसम के जो पेड़ होते हैं उसके पत्तियां गिर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो ब्लड लेडी है वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि आखिर कौन है वहाँ पर। तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से हमारा हुआ बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद जो ब्लड लेडी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और हमारे हुआ के साथ जो मून टाइगर और जो स्टार स्पैरो है वो भी बाहर निकलते हैं और हुआ उनसे कहता है कि तुम लोग अभी हमारे किंग ऑन शॉर्ट सेट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। स्टार स्पैरो और मून टाइगर को देखने के बाद जो पेट्रियर्क है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे हुआ को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा तो अंदाजा ये लग चुका होता है कि वो किंगडी है या फिर वो हुआ है। हमारे हुआ को देखने के बाद वहाँ पर के सारे लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है, ये किस सेक्ट का एंसेस्टर है। उन्हें इस तरह से बातें करता हुआ देखकर हमारे किंग ऑन शॉर्ट सेट का एक लीडर कहता है कि ऑफ कोर्स वो फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि ये किंग वन शॉर्ट सेक्ट से है। उसके स्वॉर्ड ओरा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो स्वॉर्ड ओरा किंग वन शॉर्ट सेक्ट से है और किंग वन शॉर्ट सेक्ट ऐसा सेक्ट है जो कि डेमन सेट के साथ इतनी शांति से सामना कर सकता है। उसके बाजू में जो डिवाइन बिस्ट है उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसका जो स्टेटस है वो एक्सेलेटेड है और वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, किंग वन शॉर्ट सेक्ट के फाउंडर किंगडी। और हमें किंगडी की पूरी तरह से इमेज दिखाई जाती है जहाँ पर जो किंगडी है बिल्कुल हमारे हुआ जैसा दिख रहा होता है और हमारा जो हुआ है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि हमें हमारे हुआ की जो पावर है वो पता नहीं आखिर हमारा हुआ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ ही में मुझे इस मानवा की एक बात बहुत पसंद आई क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बिना किसी सिस्टम के इतना ज्यादा पावरफुल है। किंगडी का नाम सुनने के बाद जो ब्लड लेडी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में किंगडी है। वो पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इतना कहने के बाद वो अपने ब्लड स्पिरिट को हमारे हुआ के ऊपर हमला करने के लिए कह देती है। उस हमले को अपने तरफ आता देख हुआ भी मून टाइगर और स्टार स्पैरो से उसके ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है और उन दोनों का हमला अपने अपने हमले को न्यूट्रल कर देता है। ये देखने के बाद जो ब्लड लेडी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके बाजू में दो जानवर है वो सच में एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है। फिर जो ब्लड लेडी है वो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए हमारे हुआ से कहती है कि आखिर कौन हो तुम। ये सुनने के बाद हुआ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि कौन हूँ मैं, क्या सच में तुम्हें बताने की जरूरत है। ये सुनने के बाद जो ब्लड लेडी है वो काफी ज्यादा डरने लगती है और अपने मन में कहती है कि क्या ये सच में किंगडी है। फिर वो अपने हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए काफी जोरदार हमला उनके ऊपर कर देता है। उस हमले को देखने के बाद जो ब्लड लेडी और बाकी के जो सेक्ट के पेट्रियर्क है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर से एक पोर्टल खुलकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद जो हमारे किंग वन शॉर्ट सेट के डिसाइपल्स है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर है वो हमें बचा रहे हैं। और इसी तरह से जो किंग वन शॉर्ट सेट के बैटल चल रही होती है वो बैटल खत्म हो जाती है और उस बैटल में किंग वन शॉर्ट सेट जीत जाता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि नीचे उतर आता है और अपने मन में कहता है कि कितना ज्यादा रिस्की था, मैं कितने ज्यादा लकी हूँ कि किंगडो की रेपुटेशन को इस
इस्तेमाल करते हुए उन्हें डरा कर यहाँ से भेज दिया। अगर वो डर कर यहाँ से नहीं भागते तो ये गारंटी नहीं होती कि मैं उनके खिलाफ जीत ही पाऊंगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर मैं केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमन सेट के जितने भी लोग वहाँ पर से भागे होते हैं वो इस केव में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। वहाँ पर आ जाने के बाद उन डेमन सेट के लीडर में से एक लीडर कहता है कि जो किंगडे है वो पहले ह्यूमन रिलम को छोड़कर चला जा चुका है, तो फिर आखिर वो किंग वन शॉर्ट सेट में फिर से अपीयर क्यों हो गया। ये सुनने के बाद पीछे से एक आदमी सामने आते हुए कहता है कि उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो जरूर नकली किंगडो होगा। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।